हेलो स्टूडेंट्स, दीक्षांत एडुटेक में आपका स्वागत है। आज वर्ग 6 के लिए हिंदी व्याकरण में पाठ वर्ण विचार लेकर उपस्थित हैं। आइए संतोष सर के साथ पढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारी बेहतर कोशिश रही है सदैव से कि छात्रों को जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए और क्लियर कंसेप्ट मिले। उसी उम्मीद और आशा के साथ मैंने कोशिश की है और आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आएगा। बस आपसे एक चीज़ की उम्मीद है और साथ में यह भी विश्वास है कि आप जरूर देंगे। आपका मुझे एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु चाहिए जो सिर्फ आप ही दे सकते हैं, कोई और नहीं। इसके बदले में आपको एक बड़ा सा गिफ्ट भी मिलेगा। गिफ्ट मिलेगा कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए आपसे, तो वह बहुमूल्य वस्तु है आपका ध्यान। इसलिए आप अपना ध्यान देंगे और ध्यान देंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं, संग संग याद होते ही चलेगा। आइए पाठ में देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अधिगम संप्राप्ति लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला को देखेंगे, फिर वर्णमाला की परिभाषा देखेंगे, फिर वर्ण की परिभाषा देखेंगे, फिर वर्ण के प्रकार या भेद देखेंगे, फिर स्वर वर्ण की परिभाषा और प्रकार, व्यंजन वर्ण की परिभाषा और प्रकार। जैसा कि वर्ण के प्रकार या भेद, तो ये वर्ण के दो प्रकार और भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप जानते भी हैं इसलिए कि आप पिछले क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। और उसके बाद अतिरिक्त व्यंजन आप पढ़ते आ रहे हैं छात्रों। तो यूं समझ लीजिए कि एक रिवीजन मिल रहा है और इतना भी तय है कि आप जो पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं उससे कुछ अधिक तो है, कुछ बेहतर है। इसलिए एकदम ध्यान देते रहिएगा। आइए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, क्रमबद्ध। एक क्रम का अर्थ होता है कतार में, और बद्ध मतलब बंधा हुआ, यानी एक कतार में लगा हुआ। जैसे हम जब वर्णों को पढ़ते हैं तो अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, री ए ए ओ और औ, यह 11 क्या है, स्वर वर्ण है। और ये स्वर वर्ण कितने हैं, 11। अंग और अह अयोगवा हैं। इन्हें स्वर क्यों कहा जाता है, तो स्वर की परिभाषा में हम देखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग के हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यह स्वर वर्ण किसी अन्य वर्ण के सहयोग से नहीं उच्चारित होता है, इसलिए यह स्वर है। और साथ में यह मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, अतः इसे स्वतंत्र वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ये पहला जो अक्षर है क से इस क ख ग घ अंग 5 अक्षरों का एक वर्ग बना हुआ है जिसका नाम है क वर्ग। च का च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, त थ द ध न ये त वर्ग, और प फ ब भ म ये प वर्ग। छात्रों आपको एक चीज बेहतर ढंग से दिखाई दे रहा होगा, ये सभी क के नीचे, ख के नीचे, ग के नीचे एक पूंछ लगा हुआ है। उस पूंछ को क्या कहते हैं और क्यों लगाते हैं, तो ये व्यंजन वर्ण है। लेकिन पूर्णतया यह व्यंजन अभी नहीं बना है क्योंकि इसको स्वर की सहायता नहीं प्राप्त है। जैसे ही स्वर इसमें सहायता देगा, अर्थात क के साथ
जैसे ही अ अपना सहयोग प्रदान करेगा, यह पूर्ण रूपेण क बन जाता है। ये पूर्ण रूप से क बन जाता है। परंतु जब तक नहीं दे रहा है स्वर, कोई भी स्वर इसको सहयोग, तब तक यह हल वर्ण है। इन वर्णों को हल वर्ण कहते हैं। यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये पाँच करके 5 × 5, 5 5 जा 25, यह 25 आपके स्पर्श व्यंजन है। 25 आपके स्पर्श व्यंजन है। फिर य, र, ल, व, इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि यह नाभि उत्पत्ति स्थान से उच्चारित होता है, अंतर से, अर्थात अंतः से आरंभ होकर उच्चारित होने वाले शब्दों, उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह संख्या में 4 है। तलावे स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। चूंकि इसको बोलने में रगर उत्पन्न होती है, और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जहां भी रगर उत्पन्न होती है वहां उष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि हवा जिस माध्यम से हमारे मुंह से निकलती है बाहर, और उसके निकलने से जो रगर होता है, घर्षण होता है, उससे उष्मा उत्पन्न होती है। अतः इसे उष्म व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या है 4। छ, त्र, ज्ञ और स्र, यह चारों वर्ण, छ, त्र, ज्ञ और स्र, यह चूंकि 2 व्यंजनों के जोग से युक्त होने से बनती है, इसलिए जब 2 या 2 से अधिक चीजें आपस में एक दूसरे से युक्त होती हैं तो उसे संयुक्त कहते हैं। अतः इन वर्णों का नाम दिया गया व्याकरण संबद्ध संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 है, यानी अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उष्म व्यंजन की संख्या 4 और संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 है, जबकि द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है। अड़ और अढ़, यह द्विगुण है, 2 गुणों को अपने अंदर समाहित किया हुआ, अर्थात इन वर्णों से कोई शब्द निर्माणित नहीं होता। यह जब भी किसी शब्द के में आते हैं तो बीच में या अंत में आते हैं, इनसे कोई शब्द नया बनाया नहीं जाता। ये 2 हैं, और इन कुल वर्णों को 11 और 2 13, 25, 4 4 8, 4 12, 2 16, 12 2 14, इन सबको अगर जोड़ते हैं तो 5 3 8 4 12, 2 हाथ में 1 1 1 2 2 4 1 5, यह कुल 52 वर्ण होते हैं, जो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, जिसमें स्वर वर्ण 11, अयोगवाह 2, 13 हो गए, और आ का काम खत्म। उसके बाद कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में 5-5 सदस्य होकर के 25 हैं। अंतस्थ 4 हैं, तो 13 और 25 38 38, और 4 42, फिर 4 उष्म व्यंजन 46, फिर 4 संयुक्त व्यंजन 50 और 2 द्विगुण व्यंजन 52, 52 वर्ण कहाँ होते हैं? हमारे हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। आइए अब वर्ण की परिभाषा देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते,
या हो सकते नहीं हो सकते, है ना। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि मुख से उच्चारित होने वाले शब्द अक्षरस उच्चारण को, मुख से निकलने वाले अक्षरस उच्चारण को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जब जिन ध्वनियों की और टुकड़े नहीं किए जा सकते और बांटा नहीं जा सकता, वैसे ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। वास्तव में छात्रों, ध्वनि जो हमारे मुंह से निकलती है अर्थात ध्वनि मौखिक होती है, जबकि वर्ण लिखित होता है जिसे हम लिखते हैं किसी संकेत चिन्ह के माध्यम से। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में, अल्फ़ाबेट में, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन एन अल्फ़ाबेट, तो देयर आर 26 लेटर्स इन एन अल्फ़ाबेट, हम लोग पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में, अर्थात इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, भाषा है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, भाषा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए इनके वर्णों की संख्या भी अलग अलग है। अंग्रेजी में 26 है और हिंदी में 52 है। 52 जो 26 के डबल 2 गुना है ना। तो ये हिंदी वर्णमाला में कुल 52 जो वर्ण होते हैं, यह वर्णों की संख्या प्रत्येक भाषा में अलग अलग है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ये 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर वर्ण की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग के हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। छात्रों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की परिभाषा पूछी जाती है हमसे, तो ये परिभाषा है। अगर स्वर वर्ण के बारे में आप क्या समझते हैं तो ये टोटल लिखेंगे। अगर व्यंजन वर्ण की परिभाषा पूछी जाती है तो यहाँ है। अगर व्यंजन वर्ण के बारे में क्या जानते हैं आप तो ये टोटल लिखेंगे। यदि हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच क्या अंतर है, तो ये सब उसके जवाब होंगे। ये पूरा का पूरा स्लाइड यहाँ से ऊपर को छोड़ करके नीचे जितने भी हैं ये सभी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच अंतर स्थापित करने के लिए काफी। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग के हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से हो उसे व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के सहयोग से जिनका उच्चारण होता है। उसके बाद देखिए छात्रों, जिन ध्वनियों को बोलते समय हवा फेफड़ों से होते हुए सीधी कंठ से बाहर आती है, फेफड़ों से होते हुए सीधी कंठ से बाहर आती है, उसे स्वर, वही वर्ण शब्द स्वर कहलाते हैं। यह कुल संख्या में कितने हैं? 11 हैं। और ये कितने हैं? 35 हैं। कैसे? तो देखिए यहां पर जिन वर्णों को बोलने में हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से होते हुए हवा सीधे कंठ से बाहर निकलती है वह स्वर है। और जिन वर्णों के उच्चारण में रुकावटें आती हैं और रुक रुक कर वह बाहर आती हैं तो वह व्यंजन है। स्वर अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, इन सब को मिला के 11 है, 11। और स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2। यह कुल जोड़ा जाए तो 25, 4, 29, 4, 33 और 2, 35। यह कुल व्यंजनों की संख्या है। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 1 and 5, 6, 1 and 3, 4, ये 46 होते हैं, जबकि 52 वर्ण टोटल हैं। तो आखिर यह लेफ्ट जो 6 वर्ण हैं, जो बचे हुए 6 वर्ण हैं,
वह कौन कौन से हैं? तो हमने देखा छात्रों, इसमें से अ आ से अंग और अ दो अयोगवा हैं, उस दो को जोड़ते हैं तथा चार संयुक्त व्यंजन है जो अतिरिक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, उन दोनों चार को और दो को जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने से संख्या आती है 6। यही 6 वर्ण हमारा 52 वर्ण को दर्शा देगा। आइए अब आगे देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्य रूप से स्वर वर्ण के 2 ही प्रकार होते हैं, लेकिन स्वर वर्ण के 3 प्रकार सभी व्याकरण में लगभग लिखे गए हैं, आपको पढ़ने हैं। तो स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगे, एकदम याद होते जाएगा छात्रों, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे, जैसे ये 4 वर्ण हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, यह चारों वर्ण को बोलने में देखिए तो बहुत ही अल्प समय लगता है, कम समय लगता है, अतः यह हर्ष स्वर हैं। यह संख्या में 4 है। हर्ष स्वर 4। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ और यह कुल 7 हैं। यह 7 हैं, ये सभी दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से हैं? कैसे हैं दीर्घ स्वर? तो यहाँ देखिए, इन्हें बोलने में अल्प समय लगता है तथा कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। यह हर्ष स्वर में, हर्ष स्वर में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती इन्हें बोलने में, और इसीलिए कम समय लगता है, रुकावट नहीं आती। लेकिन दीर्घ स्वर में क्या हो रहा है? तो अ जोड़ अ बराबर आ, छोटी जोड़ छोटी बराबर बड़ी, छोटा ऊ जोड़ छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, अ धन ई, छोटी ई बराबर ए होता है, अ धन दीर्घ ई बड़ी बराबर ए होता है, अ धन छोटा ऊ बराबर ओ होता है तथा अ धन बड़ा ऊ बराबर अ होता है। अर्थात एक चीज आप देखिएगा ध्यान से, ये एक ही जाति के सभी वर्ण हैं जिनके मिलने पर उसी जाति का दीर्घ स्वर प्राप्त होता है, जो कि हम संधि में भी पढ़ेंगे। और अलग अलग वर्णों के, अलग अलग जाति के वर्णों के, जैसे अ हुआ और ई हुआ, ये समान जाति के वर्ण नहीं है, स्वर नहीं है। तो अलग अलग जातियों के भी युक्त होने से हमें क्या मिल रहा है? दीर्घ स्वर। अर्थात दोगुना समय, 1 और 1, दोगुना समय जब लग रहा है तो निर्माण हो रहा है दीर्घ स्वर का। यानी हर्ष स्वर में को बोलने में, उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, जबकि उससे दोगुना समय ज़्यादा लगता है दीर्घ स्वर में। और ठीक इसी तरह से प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे, तिगुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर, अब ये 7 है, ये 4 है, 4 और 7 ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7 + 4 ये 11 हो गया। ये 11 जो वर्ण है, यह तो स्वर वर्ण होते ही हैं, तो फिर प्लुत स्वर की संख्या कहाँ आ गई? तो प्लुत स्वर इन वर्णों में नहीं होता, बल्कि यह इस प्रकार का संकेत चिन्ह होता है। इनका प्रयोग प्रायः बोलने में किया जाता है। लिखते समय इसे प्रकट करने के लिए एस, ये एस नहीं है, ये ए का उच्चारण है। जैसे सारे, तो रे कहते जो रह गए वो ए का उच्चारण है प्लुत स्वर। और भी प्लुत स्वर हैं जो हम साहित्य में, अपने हिंदी साहित्य में
जो चिन्ह पढ़ते हैं, जो विराम चिन्ह, कुल 20 विराम चिन्ह होते हैं, उन विराम चिन्हों को हम प्लुत स्वर के अंतर्गत ही रखते हैं। अतः इनका प्रयोग लिखने में बहुत कम ही किया जाता है, और जब किया जाता है तो इस तरह का लगा करके किया जाता है। जैसे राधे, तो ये बाहर अधिक समय तक निकल रहा है, यानी कि हर स्वर से 3 गुना समय लग रहा है, अतः यह प्लुत स्वर है। अब आते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकारों पर। तो स्वर के भी 3 प्रकार, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और व्यंजन के भी 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय फेफड़े से आने वाली हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठ से ओठों का स्पर्श करे, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात जीवा, हमारी जीभ मुंह के विभिन्न अंगों से स्पर्श करके जिन वर्णों को उच्चारित करता है वह स्पर्श व्यंजन है। यह कुल संख्या में 25 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25। साथ में अड़ जो द्विगुण व्यंजन का है और अढ़, यह दोनों भी हम मूर्धा से बोल रहे हैं। मूर्धा से बोलने के कारण उच्चारण स्थान इनका मूर्धा हो रहा है, अतः यह 2 जोड़ करके यहाँ पर यह 27 हो जाते हैं। यह कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 हो गई। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ का पूरी तरह स्पर्श मुंह के किसी भाग से नहीं होता, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात उनकी उत्पत्ति नाभि से होती है। मुंह में जीभ द्वारा स्पर्श करके इनका उच्चारण नहीं किया जा रहा है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं। य, र, ल, व, इनमें जीवा को सटने की, किसी जगह पर स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अतः यह अंतस्थ व्यंजन है। यह संख्या में 4 है। जबकि उष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय हवा तेजी से मुंह में रगड़ खाती हुई उष्मा उत्पन्न करे, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात उष्मा जिसमें तेजी से आती है हवा अंदर से, जैसे सलगम, शांत, शांति, सपेरा, सांप, रगड़ करके, जल्दी से रगड़ करके आ रहा है, तो उष्मा। जबकि हम जानते हैं कि 2 वस्तुओं के बीच, चाहे जिस प्रकार का भी वह वस्तु हो, घर्षण अगर करते हैं तो वहाँ उष्मा उत्पन्न होती है। वही उष्मा उत्पन्न होने की वजह से ही, घर्षण के कारण ही इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं, और इनकी भी संख्या 4 है। अर्थात 27 और 4, 31 और 4, 35, यानी व्यंजनों की कुल संख्या हमने पढ़ा इस स्लाइड से पहले 35 है। ये 35 हमें मिला। आइए आगे। व्यंजन वर्ण के प्रकार में एक और व्यंजन आता है अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संयुक्त व्यंजन और दूसरे होते हैं द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? तो जो व्यंजन 2 व्यंजनों के परस्पर योग से, 2 अलग अलग व्यंजनों के परस्पर योग से मिलकर बनते हैं या मिलने से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और स मिलकर के छ का निर्माण कर रहा है, त और र मिलकर के त्र का निर्माण कर रहा है, ज और य मिलके ज्ञ का निर्माण कर रहा है, स और र मिलके स्र का निर्माण कर रहा है। तो ये अलग अलग वर्ण, अब ये स्पर्श व्यंजन, ये भी स्पर्श व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन, ये भी स्पर्श व्यंजन। तो ये जो व्यंजन हैं, ये अलग अलग व्यंजन एक साथ जब जुड़ते हैं, जुड़ करके एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, तो ऐसे वर्णों को
संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, छ से क्षेत्र, क्षमा, त्रिशूल, त्रिदेव, ज्ञानी, यज्ञ, श्री, श्रवण और भी हैं। क और ख जुड़ करके मक्खन, मक्खी। इसको कैसे उच्चारित करते हैं? अगर आपसे कोई कहता हो कि बोल करके बताओ कि कैसे लिखा जाएगा मक्खी, तो म क ख संयुक्त, क्योंकि यहाँ संयुक्त हो रहा है, साथ में युक्त हो रहा है तो संयुक्त है। तो म क ख संयुक्त दीर्घ ई मक्खी। इस तरह से करके उच्चारित करके हम वर्णों से शब्द का निर्माण करते हैं। जबकि जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन क्या है? तो एक ही समान व्यंजन आपस में दोनों, जैसे क मिला तो चक्की, मक्का, च मिला तो बच्चा, कच्चा, ये एक ही वर्ण। तो जब दो समान वर्ण एक साथ युक्त हो रहे हैं, साथ में युक्त हो रहे हैं, तो उसे द्वित्व कहते हैं। जबकि दो असमान वर्ण, असमान, जो एक जैसे ना हो और तब वो मिलते हैं तो उसे संयुक्त कहते हैं। अर्थात संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन में क्या अंतर है? तो दो असमान वर्णों के, असमान व्यंजनों के मेल से बने हुए वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं, जबकि दो समान वर्णों के, समान व्यंजनों के मिलने से जो शब्द का निर्माण होता है उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। यह व्यंजन, यह जब व्यंजन बना क का, यह द्वित्व हुआ, जबकि यह क और स का यह संयुक्त हुआ। समझ में आ रही है? आइए अगला है मात्राएं। मात्रा किसे कहते हैं? तो स्वरों के संकेत चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर अपने स्वतंत्र रूप में नहीं लिखे जाते, बल्कि उनकी मात्राएं लिखी जाती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, जबकि आ की मात्रा किसी व्यंजन के साथ जुड़कर यह आ मात्रा का रूप ले लिया। अर्थात स्वरों के संकेत चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। यही वह संकेत चिन्ह है जिसको हम मात्रा कह रहे हैं। इसमें यह है संकेत चिन्ह, इसमें ये है संकेत चिन्ह, इसमें ऊ है, इसमें दीर्घ ऊ है, इसमें री है। यह ब्लैक कलर से जो दिया हुआ है वह मात्रा चिन्ह है, जो इस स्वर की मात्रा है, उसके बगल वाले स्वर की मात्रा है। जबकि रेड कलर में जो दिया हुआ है वह आपका व्यंजन है। तो व्यंजनों के साथ जब स्वर, व्यंजनों के साथ स्वरों को मात्राओं द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात व्यंजनों के साथ जब स्वर मिलेगा तो उसे मात्रा द्वारा ही दर्शाया जाता है। प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित मात्रा होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आ के लिए निश्चित मात्रा है, ई के लिए एक निश्चित मात्रा है, छोटी बड़ी ई के लिए निश्चित मात्रा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ में भी री, ए ओ औ तक में जो अलग अलग मात्राएं हैं, अर्थात प्रत्येक स्वरों की एक अपनी अलग मात्रा है। जब वह व्यंजन के साथ युक्त हो रहे हैं तो वहाँ पर स्वर नहीं बल्कि व्यंजन बन जा रहे हैं। व्यंजन बनने के क्रम में वह मात्रा का रूप ले रहे हैं। जैसा कि आप देखिए 12 खरी में हम पढ़ते हैं, आ का ये मात्रा है, छोटी ई का, बड़ी ई का, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ तथा औ। इनसे बने हुए शब्दों को भी यहाँ पर लिखा गया है। कमल, कार, किला, कीमत, कुल, उदना, कृपा, केला, कैलाश, कोमल, कौन। छात्रों, ये मैं सिर्फ क अक्षर को यहाँ पर लगाया हूँ। क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, यह 12 खरी होते हैं। ककहरा भी इसे कहा जाता है। अब अतिरिक्त व्यंजन के बाद हम जो देख रहे हैं कि अयोगवा कितने हैं? अयोगवा 2 हैं। क्यों है ये अयोगवा? तो इसकी परिभाषा हमें बताती है कि ये क्यों है। तो स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त 2 ऐसे व्यंजन हैं
जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। यह नाक से बोला जाता है, अ के ऊपर अंग और अ। इन्हीं दोनों को अयोगवाह कहते हैं। क्यों अयोगवाह कहते हैं? क्योंकि इनका योग ना ही स्वर वर्ण में किया जा सकता है और ना ही व्यंजन में, क्योंकि यह मुक्त रूप से उच्चारित नहीं हो रहे हैं। अ मुक्त रूप से आ रहा है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं हो रही है, जबकि अंग कह रहे हैं तो अंग नाक की आवश्यकता पड़ रही है, रुकावट है। अतः यह न स्वर ही है और न व्यंजन है। इसका योग न स्वर में हो सकता है न व्यंजन में हो सकता है, और जिनका योग नहीं होता उन्हें अयोग कहते हैं। अतः यह अयोगवाह है। अयोगवाह इसीलिए यह अयोगवाह है, इनका योग नहीं किया जा सकता। फिर अनुस्वार आता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसे अंग, य, अण, न, म के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, वो भी आधा। जैसे कंघी, मंदा, चंदा, गंगा, घंटी। अब यहाँ पर जो अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ अंग है, यहाँ भी अंग है, यहाँ ये न है, यहाँ न है, यहाँ अड़ है। इस तरह से अब ये कैसे पता चल रहा है कि कंघी में अंग है, मंदा में न है? ये कैसे आखिर हमें ये पता चल रहा है? तो छात्रों, यहाँ पर हमें इसके लिए संधि जब हम करने जाते हैं तो उसमें पढ़ते हैं। जब हम शब्दों का निर्माण करेंगे तो उस समय भी देखेंगे। तब तक यह समझिए कि ये 5 जो अक्षर हैं ये पंचमाक्षर कहे जाते हैं और इनका प्रयोग अनुस्वार में किया जाता है, अर्धवर्णों का। अतः इसे अनुस्वार वर्ण कहते हैं। विसर्ग, इसका उच्चारण लगभग ह के समान होता है। जैसे अतः, प्रातः, पुनः, यह जो अ है यह विसर्ग है। ये विसर्ग वर्ण कहलाते हैं, जिनके अंत में ह, अतः, ह जैसा इसका उच्चारण होता है, लेकिन ये ह नहीं है और लिखने में हम 2 बिंदुओं के साथ लिख रहे हैं, इसलिए यह विसर्ग कहा जाता है। उसके बाद अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण जिनका उच्चारण नाक और कंठ दोनों के सहयोग से हो, नाक और मुंह से होता है, जैसे मांद, चांद, हंस, ऊंट। ये जो वर्ण हैं ये अ पर चंद्र तथा अ पर चंद्र बिंदु के रूप में होते हैं। इस वर्ण को हम आगत वर्ण भी कहते हैं। आगत इसलिए कहते हैं कि इन वर्णों का स्थान हिंदी साहित्य में नहीं है, यह किसी दूसरे भाषा से लिए गए हैं जिनका उपयोग हम हिंदी साहित्य में करते हैं। अतः आगत माने आने वाले ये वर्ण हैं, और इससे जो बनता है डॉक्टर शब्द बनता है, डॉक्टर,
कॉफी, अंग्रेजी के लगभग शब्द इससे बनाए जाते हैं, जबकि यह उर्दू का है शब्द, उर्दू का वर्ण है। उर्दू वर्ण से इससे चांद, मांद, हंस, ऊंट, ये जो शब्द बन रहे हैं, यह अ के ऊपर चंद्रबिंदु के रूप में वहाँ जब व्यंजन के साथ युक्त हो रहे हैं तो यह मात्राओं का रूप ले रहे हैं। अतः यह हमारी वर्णमाला, जिसमें अयोगवा, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण को ही आगत वर्ण भी कहते हैं। छात्रों, आशा करते हैं कि वर्णमाला और वर्ण विचार के बारे में आप बेहतर जाने, समझे। उम्मीद है याद भी हो गया होगा। अतः अब विदा होने का वक्त आ गया है। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और सदैव आगे बढ़ने की सोच लेकर के अग्रसर हों, चलते रहें अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के तरफ। फिर मिलेंगे। अतः अब धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।